चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ लिए इन डिटेल और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है जो कि अब हम देखेंगे। इन सवालों के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बस एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूं कि जितना भी आपने अभी तक सीखा है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इसने आपने देखा कि ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी आईएफआरएस की और किस तरीके से इन दोनों को रिफाइन करते हुए आपके पास लाया गया इंड एएस। ठीक है, अब इसी से जुड़े हुए जितने भी सवाल, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उसके बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं थ्योरी के। इसके बाद 3 देखेंगे हम थ्योरी के अनसॉल्व क्वेश्चंस। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे कुछ 6 to 7 हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। फिर 4 हमारे पास ट्रू फॉल्स आएगा और 2 असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। बस इतने सवाल आपको यहाँ पे कवर करने हैं इस पार्ट में। बट जब इन सवालों को आप कवर करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि हाई चांसेस कि आप अपने दिमाग में गलत चीज फ्रेम करके बैठे होंगे, उसकी क्लैरिटी होगी इस पार्ट के अंदर। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है और हम अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो हम गलत आंसर अटेम्प्ट करेंगे। हमारा जो अटेम्प्ट होगा वो गलत अटेम्प्ट होगा अगर हमारा वो कॉन्सेप्ट रिफाइन नहीं हुआ तो। चलिए, तो आएगा आगे चल के, उसकी जब आएगी तो उसको हाईलाइट करते हुए अलग से उसकी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है कि व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। केवीएस 2022 में पूछा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपने क्या सीखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है सर, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं राइटिंग में, रिटन इन स्टेटमेंट है। ठीक है सर, किसके ऊपर ये इंपोज किया जाता है, ये इंपोज किया जाता है अकाउंटेंट्स के ऊपर। और ये अकाउंटेंट लोग कब अप्लाई करते हैं, जब वो प्रिपेयर करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इंपोज कौन करता है, इंपोज किया जाता है कस्टम लॉ या फिर प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा, कस्टम लॉ या फिर प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इसको आप किसी भी तरीके से अपने लैंग्वेज में अगर उतार देंगे तो आपका जो डेफिनेशन है वो पूरा हो जाएगा। कोई आपको रॉकेट साइंस एग्जैक्टली याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, अगला सवाल आया, व्हाट आर दी 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने के क्या 2 ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपके पास आता है यूनिफॉर्मिटी का, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आपको देता है, ये देता है यूनिफॉर्मिटी। चंडीगढ़ 2017 का सवाल है। यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, और उसके अलावा क्या इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी। तो मोटे मोटे तौर पे आप देखते हैं यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी 2 उद्देश्य हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने के लिए। ठीक है सर, नाउ क्या इतनी चीजें हमने देखी थी, हमने इसके अलावा और भी कुछ पढ़ा था, हमने इसके अलावा और भी पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये क्या इंश्योर करता है, ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और साथ ही में क्रेडिबिलिटी भी जो है वो इनहेंस करता है। ओके ओके ओके, चलिए, तो ये क्या करता है, बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी इनहेंस करने का काम करता है। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के डाइवर्स इफेक्ट होते हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है। और एक लास्ट इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यूज करनी है उसके लिए एक डिफाइंड लॉ या पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इस टाइप से 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने पीछे पढ़े थे, उनमें से आपको कोई भी 2 यहाँ पे कोट कर देना है। सिंपल तौर पे आपका यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी रहता है। अगला पूछा गया आपसे कि आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही इजी सवाल, लेकिन एग्जाम में 2 बार आया है कि आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जब भी आपसे आईएफआरएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस का आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और हैं जो कि इस चैप्टर में देखे हैं। एग्जांपल के तौर पे है आपका NACAS। एग्जांपल के तौर पे क्या है, NACAS, नकास। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमने देखा था क्या, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपसे पूछा जा सकता है MCA का फुल फॉर्म। MCA का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो ये कुछ रेलेवेंट चीजें हैं। इंड एएस आपको पता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका फुल फॉर्म है। तो इस टाइप के कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपने IAS देखा था। IAS क्या था आपका, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि IAS क्या है आपका। इसके अलावा IAS किसने आपको प्रोवाइड कराया, जो नकास है ये क्या काम करता है, इस टाइप की बेसिक चीजें आपको इसमें रिलेट करके चलनी है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगला सवाल है आपका अनसॉल्व में पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है। दिल्ली 2000
19 में ये सवाल पूछा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो हमने भी कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी वाला पॉइंट देखा था, उसके अंदर आपको बताना रहेगा कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो पाती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी कैसे होगी कि अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में हम सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे, अलग अलग एंटिटी जो है वो भी अलग अलग जो एंटरप्राइजेस हैं वो भी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे, तो उस केस में कंसिस्टेंसी तो आएगा ही आएगा, साथ ही में कंपेरेबिलिटी आ पाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजंस। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कब हो पाएगा? जब सारी फर्म, सारी एंटरप्राइजेस सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते के वक्त। ठीक है, तो इस चीज को आपको मोटे मोटे तौर पे यहां पे बताना है। और साथ ही में ये भी आप कोट कर सकते हैं कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उतने एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे और वो आपस में कंपेरेबल भी नहीं रहेंगे। अगला सवाल है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर क्या है। तो आपको ध्यान होंगे हमने कुछ 5 प्रकार के नेचर्स इसके अंदर पढ़े थे। पहला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या प्रोवाइड करता है? आपको नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के फॉर्म पे, जो कि हम अपने प्रैक्टिस में, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त यूज करते हैं। इसके अलावा हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर में क्या आती है? कंपेरेबिलिटी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाता है, तो इससे हमारी कंपेरेबिलिटी इंश्योर्स होती है। इसके अलावा ये कुछ प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है आपको कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी तो उस टाइप पे किस टाइप का आपको सॉल्यूशन वहां पे यूज करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कंबाइन किया गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उसको सॉल्यूशन बता दिया गया कि अगर प्रॉब्लम नंबर ए होगी तो उसका जवाब इस तरीके से, बी होगा तो उसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है, सी होगा तो उसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो द थिंग इज कि जितने भी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो कि एक यूनिवर्सली सबके ऊपर अप्लाई होती है और सब लोग को वो हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा उसका एक बेसिस प्रोवाइड करता है। और एट लास्ट हम कहते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज जस्ट लाइक अ लॉ, लेकिन ये रिजिडिटी को यहां पे नहीं लाना चाहता। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए अकाउंटेंट्स वगैरह की, ऑडिटर्स वगैरह की, बट अ काइंड ऑफ लॉ ये सर्व करके चलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी इसका जवाब भी आप मिलता जुलता ही देंगे जो भी आपने ऊपर देखा था। एडवांटेजेस में क्या है? क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी इंश्योर करता है, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी आती है इसके अंदर। उसके बाद जो आपने देखा था कि आपकी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी के इफेक्ट को रिमूव करने का काम करता है, ऑडिटर्स वगैरह को भी हेल्पफुल होता है और इससे हमारे जो फ्रॉड्स हैं, हमारे जो मैनिपुलेशंस वगैरह हैं वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने से। तो इस तरीके से आप कुछ एक यहाँ पे एडवांटेजेस इनमें से कोट कर सकते हैं। ठीक है सर, ना आगे बढ़ेंगे। आएगा एमसीक्यू आपके सामने। सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसकी जरूरत है, क्यों? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अलग अलग एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग के अंदर, अलग अलग एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। टू लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन। एक एरिया लिमिट करना जिसके अंदर, जिसके भीतर रहते हुए ही अकाउंटेंट को काम करना है यहां पे। और अगला टू ब्रिंग क्लैरिटी इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के बीच में क्लैरिटी पैदा करना, क्लैरिटी प्रोवाइड करना, वो भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। और अगला आता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी में आपका कोई यहां पे शंका हो नहीं सकती कि यूनिफॉर्मिटी तो ये प्रोवाइड करता ही करता है। अगला आता है लिमिट करना। अब इसके अंदर हमने देखा था जब आपने पढ़ा था लॉ वाली बात कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक प्रकार का लॉ है जो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट्स को लिमिट कर देता है, उनकी एरिया को लिमिट कर देता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी पैदा करना, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करना और रिजिडिटी पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये हम साथ ही में इसके साथ पढ़ के चलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कभी भी लॉ इंपोज होगा तो एरिया तो लिमिट हो ही जाएगा। और अगला आता है कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्लैरिटी प्रोवाइड करना, तो ये भी आपके स्टैंडर्ड्स के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो तीनों के तीनों है वो तीनों के तीनों कार्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा पूरे किए जाते हैं। अगला सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज एक्ट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो 3 इंस्टीट्यूट तो ये होगा जो कि अलग अलग प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। जो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनाने का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। साथ ही में हमने देखा था कि एक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमेटी है, और इंटरनेशनल लेवल की कमेटी में से 2 इंस्टीट्यूट जो हैं वो उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कौन सी इंटरनेशनल लेवल की कमेटी थी? तो आपका कमेटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसके अंदर हमने देखा कि ये जो CMA है ये भी इसकी कमेटी मेंबर है, और ये जो CA है ये भी इसकी कमेटी मेंबर है। जो इंटरनेशनल लेवल पे कमेटी है उसमें इंडिया को ये दोनों इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। इसके मेंबर्स इसको फॉर्मुलेट करते हैं, और इसके काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद ये किसके पास जाता है? NACAS के बाद ये इसको रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं, और फर्दर रिकमेंड करते हैं किसको? MCA को। और MCA जब इसको अप्रूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो फाइनली इसको गैजेट के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर, तो ये बात हो गई। नाउ आगे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज। सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर 2 पॉइंट पर आप टिक मार नहीं पाओगे, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा सी। इसलिए आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा? सी, जिसमें सिंपल और अंडरस्टैंडेबल दोनों कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटरप्राइज, तो ऐसा हो गया कि जैसा एंटरप्राइज, मतलब अगर नेचर एंटरप्राइज का कॉम्प्लेक्स है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग लगेंगे, और अगर सिंपल टाइप का नेचर है एंटरप्राइज का तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसे फॉर्मुलेट किए गए हैं, एक जैसी उसकी एप्लीकेबिलिटी बताई गई है, चाहे नेचर एंटरप्राइज का कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, अगला सवाल है अडॉप्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म, सोल ट्रेडर्स, कंपनीज एंड ऑल ऑफ द अबव। अब ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे गलती करके चलेंगे कि भैया यहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसके लिए अडॉप्ट करना, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी है? तो आप कहोगे सर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने पढ़ा था एक टॉपिक स्टार्टिंग में जहां पे बात आई थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वहां पे हमें यह पढ़ाया गया कि कोई प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको छोड़ के जितने भी टाइप की एंटिटी होती है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे पार्टनरशिप हो, सोल प्रोड्यूसर्स हो, या फिर कंपनीज हो, इन सभी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है। और आपने इसको अलग से बताया था चीख चीख के कि ये मैंडेटरली एप्लीकेबल होता है, नहीं तो अलग अलग लॉज के अंदर इसके प्रोविजंस मेंशन है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये लॉज की बात आती है तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा तो किस टाइप की फर्म्स जो हैं वो किस टाइप के लॉज के द्वारा गवर्न होती है। मोटे मोटे तौर पे आपको 3 टाइप के फर्म्स ही हैं जो डिटेल में पढ़ने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, जो कि आप इन अपने 11 से लेकर 12 तक की जर्नी में इसको कंप्लीट करके चलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम 11th में पढ़ते हैं सोल ट्रेडर्स के बारे में। बट अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहा है। वो फॉर्मुलेट हो रहा है किसके द्वारा? ICAI के द्वारा। इसके काउंसिल जब अप्रूव कर रहे हैं किसके पास जा रहा है? NACAS नकास के पास जा रहा है। इसके बाद जब इसको अप्रूव कर रहे हैं तो किसके पास जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। एक मिनिस्ट्री है जिसने इसको अप्रूव कर दिया और कहा कि भैया ये जो है ये सभी लोग इसको अप्लाई करके चलेंगे अपनी अकाउंटिंग करने के दौरान। ठीक है, अब अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा? एक तो कह दिया कि ये एप्लीकेबल है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन मैंडेटरी कब होगा? मैंडेटरी कब होगा? जब वो किसी लॉ के द्वारा गवर्न होगा। अब लॉ जो है वो मिनिस्ट्री कौन कौन से लॉ बनाती है? तो आपने एक लॉ पढ़ा है कंपनीज एक्ट, इसका आपने नाम सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013। ये वो लॉ है जो किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये लॉ अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, और ये लॉ किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ही आता है। इसके अलावा एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं LLP एक्ट। ये LLP एक्ट 2008 जो है ये क्या है? ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, जिसको हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर LLP। ठीक है, वो वाली पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होता है। अब इसकी और गहराई में समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप कितनी प्रकार की होती है। तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट जो है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होती है 2 एक्ट्स के अंदर। मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होती है। किस में रजिस्टर होती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो फर्म गवर्न होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म।
मतलब इसके अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन कराया वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर। और दूसरा है आपका एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट 2008, इसमें जो रजिस्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं एलएलपी। एलएलपी बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये ध्यान रखें कि ये एलएलपी एक्ट है, ये नया एक्ट है, कंपनीज एक्ट नया एक्ट है, और ये दोनों एक्ट किसके अंडर गवर्न हो रहा है, ये दोनों एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर, जो कि ये बात बता के चल रही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब इसने ये बात बताई, इसलिए ये कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखा गया है सेक्शन 133 के अंदर कि भैया आपको जितनी भी कंपनीज होंगी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ये मैंडेटरी कहां हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 में। एलएलपी एक्ट 2008 ने भी इसको मैंडेटरी कर दिया और कहा कि जितनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होंगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होंगी, उन सबको भी एलएलपी एक्ट 2008 का पालन करना पड़ेगा और पालन के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे ही किसी एक्ट के अंदर ये चीज गवर्न हो जाती है, ये हो गया मैंडेटरी। ठीक है, तो किस पे मैंडेटरी हो गया, ये मैंडेटरी हो गया सभी कंपनीज के ऊपर और सभी एलएलपीज के ऊपर। क्या सोल ट्रेडर्स के लिए ये मैंडेटरी है? नहीं। क्या सोल ट्रेडर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है? हाँ, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सोल ट्रेडर्स भी फॉलो कर सकते हैं, करना चाहे तो, और करना चाहिए। बल्कि अगर सोल ट्रेडर्स कोई ऐसे होंगे जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना कर रहे हो, तो उनको सपोज कोई मार्केट में क्रेडिबल नहीं रहेगी, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, रिलायबल नहीं रहेगा उनका स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक्स वगैरह उनको लोन ना प्रोवाइड करे। बट क्या कोई कानून बनाया गया जिसके तहत इसको मैंडेटरी किया गया? क्या कोई ऐसा एक्ट है? तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कोई एक्ट है क्या? हाँ जी, एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन इस एक्ट के अंदर, ये पुराना एक्ट है, इसके अंदर नहीं लिखा गया कि आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरली इंपोज किया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट उस जमाने का है जिस जमाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ ही नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह होते थे, जो भी बहुत कम थे उस टाइम पे। तो इसलिए इस एक्ट में भी ये वाली बात नहीं लिखी गई है कि पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर ये मैंडेटरली एप्लीकेबल होगा जिसके अंदर ये फॉर्म्स बनाई जाती हैं। लिखी कहां है? एलएलपी एक्ट में, उसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और लिखी कहां है? कंपनीज के अंदर, उसका हमारे पास ऑप्शन है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब इसके ऊपर इतनी पूरी चर्चा की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि अगर आपसे ये कहा जाता कि एडॉप्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर, तो आप कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाएगी तो हम कहेंगे सभी के ऊपर एप्लीकेबल है सिवाय प्योरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के। लेकिन जहां मैंडेटरी वर्ड आ गया तो मैंडेटरी का मतलब क्या होगा कि उसके लिए कोई लॉ की होने की आवश्यकता है। अब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको कहा कि भैया एक तो होते हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिकमेंडेटरी इन नेचर थे, उसके बाद आया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको मैंडेटरी इंपोज किया गया। अब यहां पे मैंडेटरी इंपोज कराने का मतलब आपको ये समझाने के लिए था ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाए। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी कभी भी इंपोज तब होगा जब उसके लिए क्या बनाए जाएंगे, कोई ना कोई एक्ट बनाए जाएंगे और उस एक्ट के अंदर बताया जाएगा कि अगर करोगे तो क्या होगा और नहीं करोगे तो क्या पेनल्टीज, क्या प्रोविजन उसके लगेंगे। अदरवाइज वो मैंडेटरी तो है, लेकिन तब जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को घर से बाहर लेके जाएगा। मतलब कि सोल ट्रेडर्स जो हैं वो घर से बाहर लेके जाएंगे सपोज इन्वेस्टर्स के पास। तो सोल ट्रेडर्स में जनरली इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? उसकी खुद की होती है, जो प्रोप्राइटर होता है, तो उसको किसी और से पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो बैंक के पास जाएगा लोन के लिए तो बैंक पूछेगा उससे, बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो? नहीं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा दैट डजंट मीन कि उसके लिए वो मैंडेटरी हो गया। अब अगर उसको लोन चाहिए तो वो जाके उसको कंप्लाई कराएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। द पॉइंट इज कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। मैंडेटरी तब होगा जब किसी एक्ट के द्वारा गवर्न होगा। एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं आपके ये दो टाइप की एंटिटीज। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो नहीं बताता इसके बारे में कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरली फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना। लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 बताता है। एलएलपी का हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अगर यहां पे लिखा होता पार्टनरशिप फॉर्म की जगह पे लिखा होता एलएलपी, तो उस केस में आप कहते हैं कि हाँ एलएलपी भी इसका आंसर होगा। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है और जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनते हैं किस एक्ट के तहत? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। और इसके अंदर इस टाइप की कोई प्रोविजन की बात नहीं की गई है, इसके अंदर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं की गई है। तो आई होप ये पॉइंट खत्म हुआ, आपको ये बात समझ में आई। ये वो चीजें हैं जो कि हमने कॉन्सेप्ट के टाइम पे समझी तो थी, लेकिन इतनी डिटेल में इसकी बात नहीं की गई थी। वो इसलिए ताकि इस क्वेश्चन के साथ रिलेट किया जाए और आपको जब आप इस पे टिक करने जाएंगे तो आपको रोका जाए कि इस पे टिक आपको नहीं करना है, बिकॉज मैंडेटरी वर्ड का आपको ध्यान रखना है और एप्लीकेबल वर्ड का आपको ध्यान रख के चलना है। आप अगर देखेंगे स्टार्टिंग में जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हमने यहां पे
कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां पे बात बताई गई क्या कि एक्सेप्ट प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू। यहां पे मैंडेटरीली एप्लीकेबल नहीं कह रहा, मैंडेटरी ऑटोमेटिक कब होगा, जब कोई लॉस की बात करेगा, और लॉ बात किसकी करता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट की, जो भी यहां पे लिस्टेड है इनमें से। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। यहां पे आप एलएलपी नहीं लिखा है, कोई ये ना कहे सर एलएलपी नहीं लिखा तो क्या उस पर एप्लीकेबल नहीं है, उस पर तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, यहां ऑप्शंस में नहीं लिखे हैं। द पॉइंट इज कि सभी एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है जो भी कमर्शियल, इंडस्ट्री या फिर बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज्ड रहते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। नाउ ये एक पॉइंट था, इसी से ऊपर आपको एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी दिखेगा, उसको भी फटाफट से हम देखेंगे। अगला सवाल है द नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कह रहा है कि जो स्पेसिफाई किए गए, ये नहीं कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए। आपने देखा था कि आईसीएआई ने कितने स्पेसिफाई किए, पूरे के पूरे 32, लेकिन आईसीएआई ने जब नकास को भेजा तो इसको पसंद नहीं आया, इसने कहा कि नहीं ये 32 अच्छे नहीं लग रहे, इसके अंदर सिर्फ 29 को हम आगे रिकमेंड करेंगे। 29 रिकमेंड किया और एमसीए ने 29 को अप्रूव करके गैजेट में पब्लिश कर दिया। तो 29 जो वो है, वो जो कि आपके अप्रूव्ड है, नोटिफाइड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीआई ने कितने स्पेसिफाई किए, तो ऑब्वियसली आईसीआई ने कितने किए हैं, 32 किए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29 आंसर हो जाएगा तब जब यहां पे नोटिफाइड लिखा होता और बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया लिखा होता। ठीक है सर, ट्रू फॉल्स में देखते हैं फटाफट से। कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कंप्लायंस है वो मैंडेटरी है कंपनी के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी की बात करेगा तो आप कहोगे हाँ जी ये कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी है। तो आंसर इज ट्रू। अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि किसके ऊपर इंपोज किया गया है, अकाउंटेंट्स के ऊपर इंपोज किया गया है। तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। अब देखो यहां पे वही बात कर दी लॉ वाला पॉइंट कि भैया लॉ है, एक आपको दायरा दिया जा रहा है, बट इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि एक रिजिडिटी लाई जाए अकाउंटिंग के अंदर और अकाउंटेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए, ये इसका एम नहीं होता। तो अकॉर्डिंगली ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स। और लास्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ये किसी भी स्टैंडर्ड की मंशा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड इसलिए आता है ताकि वो इंक्रीज ना कर सके, वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ये कह रहा है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए लाया गया ताकि मैनिपुलेशंस बढ़ाई जा सके या फिर फ्रॉड्स बढ़ाए जा सके। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने थे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस। फटाफट से देखते हैं एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। दो ही सवाल हैं, कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं हम, तो हमें पता है कि क्वेश्चंस के अंदर अपने को दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक को हम कहते हैं असर्शन, दूसरे को कहते हैं हम रीजन। असर्शन वो होता है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट दी, हमें आइडेंटिफाई करना होता है ट्रू या फॉल्स, और रीजन वो होता है जो कि हमें देखना होता है कि पहले तो वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्या वो असर्शन के ऊपर बेस्ड है, मतलब असर्शन से रिलेटेड है, असर्शन को ही एक्सप्लेन करके चल रहा है या नहीं। तो इसके बेस पे हमें यहाँ पे 4 कोड दिए हुए जिसको हमें चयन करना होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सी आंसर होता है, और इसी का अपोजिट अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो उस केस में आंसर हो जाता है हमारा डी। जहां पे दोनों ट्रू होते हैं वहां पे हम आते हैं ए और बी के ऊपर और कहते हैं अगर दोनों ट्रू है और आपस में रिलेटेड है, रिलेटेड का मतलब कि जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हम कहते हैं ए आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों रिलेटेड नहीं है, मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है बट आपस में रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में हमारा बी आंसर हो जाता है। ये बातें बेसिक है, ये हमने पीछे भी की हुई है। आइए सवाल की बात करें। पहला क्वेश्चन है असर्शन का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी। अगेन सेम पॉइंट जिसके ऊपर हमने पीछे इतनी चर्चा करी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए और कंपनीज के लिए भी। गलत जवाब, मैंडेटरी है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। आपको पता है जैसे पहला फॉल्स होता है तो आपका ये जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स होने के आपके पास कोई कोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। बट स्टिल हम अपने आप को इतना श्योर ना करते हुए हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे का मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करते हैं क्या, यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, यूनिफॉर्मिटी इनका उद्देश्य होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब ए ट्रू हो और आर फॉल्स हो तो वो होता है हमारा डी, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है सर, अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर है। जब हमने देखा कि आईएफआरएस की बात आई और
इसी का एडवांस वर्जन जब हमारा इंड एएस की बात आई तो हमने देखा कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये ट्रू हो जाएगा। अगला है रीजन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंसी लाता है, कंपेरेबिलिटी लाता है, बिल्कुल सही बात, और रिमूव करता है डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के इफेक्ट को। तो बिल्कुल सही सही तीन यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव मोटे मोटे तौर पे बता दिए गए, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी और डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के इफेक्ट को रिमूव करने का काम अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि क्या दोनों ये इंटर रिलेटेड है। यहां पे ये बता रहा है उसकी एक लिमिटेशन, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और यहां पे उसकी ये अच्छाइयां बता रहा है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तीन अलग अच्छाइयां यहां पे आपको बताई गई हैं। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट इंटर रिलेटेड। ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन है वो यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी प्रेजेंट आवर असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपने मोटे मोटे तौर पे सारे क्वेश्चंस को एक साथ निपटा लिया है। जो बस बात रह गई है वो किसकी रह गई है, इस पूरे चैप्टर के रिवीजन की, जो कि हम क्या करते हैं 10 कदम की मदद से। चलिए जी, तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ एनीथिंग लेफ्ट और एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, आप उसको कमेंट में मुझसे बता सकते हैं और हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे।